गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस को हम प्रेरण भी बोलते हैं, ठीक है। चाहे आप कॉम्पिटेंस बोलो चाहे प्रेरण बोलो, बात एक ही है। अब जब हम कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं, प्रेरण की बात कर रहे हैं, तो प्रेरण या आप बोल सकते हो सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंस को सामर्थ्य बोल सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य किस चीज़ का? प्रेरित होने का सामर्थ्य, ठीक है। तो जब सेल्स में कॉम्पिटेंस है, दैट मीन्स उनमें सामर्थ्य है, उनमें कैपेसिटी है, और कैपेसिटी है यानी कि वो क्या हो सकते हैं? प्रेरित हो सकते हैं। तो एक्चुअल में कॉम्पिटेंस क्या होता है? भ्रूण के किसी भी भाग की प्रेरित हो सकने की क्षमता। यानी कि इफ़ मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, तो इट इज़ अ प्रोसेस, आप बोल सकते हो इट इज़ अ प्रोसेस which defines the capacity of any part of the embryo to get induced, ठीक है। ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डिफाइन करता है, जो बताता है किसकी कैपेसिटी? भ्रूण की कैपेसिटी, ठीक है। एम्ब्रियो की कैपेसिटी की, किसकी कैपेसिटी? एम्ब्रियो के किसी भी पार्ट की कैपेसिटी कि वो क्या हो सके? इंड्यूस हो सके। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भ्रूण के प्रेरित हो सकने की क्षमता को कॉम्पिटेंस या सामर्थ्य कहेंगे। कि भ्रूण प्रेरित हो सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, किस रेट से प्रेरित हो सकता है, ये चीज़ हम बताएंगे कॉम्पिटेंस के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा। क्योंकि सामर्थ्य की बात कर रहे हैं तो इस टर्म को किसने डिफाइन किया? C.H. वेडिंगटन ने इन्हें बताया। इनका जो लाइफ स्पैन है 1905 से 1975 का रहा, और किस ईयर में इन्होंने बताया? 1932 में इन्होंने कॉम्पिटेंस टर्म को डिफाइन किया कि कॉम्पिटेंस या सामर्थ्य कुछ होता है। अब सीधी सी बात उन्होंने ये बोली कि अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रेरित हो सकने की क्षमता भ्रूण की सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, कि कितने अमाउंट से या किससे वो प्रेरित हो सकता है या प्रेरित हो भी सकता है या नहीं, ठीक है। तो उस प्रेरित हो सकने की क्षमता कब होगी? जब इंडक्टर होगा, जब कोई प्रेरित करने वाला होगा, जब कोई इंडक्टर होगा, तभी तो इंडक्शन होगा, प्रेरण होगा, ठीक है। इंडक्टर क्या है? प्रेरक, जो प्रेरित करता है। इंडक्शन क्या है? प्रोसेस, प्रेरण प्रोसेस, जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है और प्रेरित हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? आगे जाकर विभेदन करेगा या डिफरेंशिएट करेगा या चीज़ों को बनाएगा, विभेदन कर सकता है। एक बार इंड्यूस होने के बाद क्या काम करेगा? प्रेरित होकर क्या करेगा? सेल बनाएगा डिफरेंट टाइप्स के, या फिर आप बोल सकते हो विभेदन करेगा। विभेदन करेगा तो डिफरेंट टाइप के सेल्स बनेंगे, एंड डिफरेंट टाइप के सेल्स बनेंगे तो आगे जाकर वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट। नाउ एक एग्जाम्पल है जो बताता है चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो ये क्या बता रहा है? इंडक्शन इफेक्ट, कितना इंड्यूस हो रहा है, ये चीज़ बता रहा है। ये क्या बता रहा है? ये स्टेजेस बता रहा है कि हम देख रहे हैं ये ब्लास्टुला, इससे ऊपर की स्टेजेस आप सबको पता है। पहले मोर्यूला, मोर्यूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गेस्ट्रुला, और गेस्ट्रुला के बाद लास्ट में आती है न्यूरुला, ठीक है, जिसमें न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है, तंत्रिका नलिका का निर्माण होता है, वो होती है न्यूरुला, ठीक है। तो ब्लास्टुला स्टेज में हम प्रेरण नहीं देख रहे हैं, हम प्रेरण किस में देख रहे हैं? गेस्ट्रुला स्टेज में, ठीक है। अब गेस्ट्रुला स्टेज आपको पता है क्या होती है? गेस्ट्रुला स्टेज में विभेदन होना शुरू हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण शुरू हो जाता है, बन जाती है स्टेज में। तो जब अर्ली गेस्ट्रुला वाली स्टेज है, पूर्व गेस्ट्रुला अवस्था है, तो पूर्व गेस्ट्रुला अवस्था, पहली बात, गेस्ट्रुला अवस्था को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक होती है पूर्व, एक मध्य और एक पश्चिम गेस्ट्रुला। यानी कि अर्ली गेस्ट्रुला, मिड गेस्ट्रुला, लेट गेस्ट्रुला। इसको हम बोल सकते हैं अर्ली, इसको हम बोल सकते हैं मिड, और इसको लेट गेस्ट्रुला। नाउ क्योंकि हम देख रहे हैं अर्ली गेस्ट्रुला में इंडक्शन इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, यानी कि इस टाइम पे एम्ब्रियो के अंदर प्रेरित होने की क्षमता बहुत हाई है। कोई भी आएगा प्रेरण करने के लिए
प्रेरित करेगा, प्रेरित करके क्या करेगा, इंडक्शन इफेक्ट को शो करेगा। यानी कि इंडक्शन इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलेगा। नाउ बात करेंगे मिड गैस्ट्रुला में। मिड गैस्ट्रुला में प्रेरण का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि इस जगह पे अगर हम इंडक्टर को देते हैं तो प्रेरण कम होगा, कम डिफ्रेंसिएशन, कम विभेदन होगा। और जब लेट गैस्ट्रुला अवस्था तक आओगे तो लेट गैस्ट्रुला अवस्था तक और धीरे कम हो गया। न्यूरल अवस्था में तो प्रेरण हो ही नहीं सकता है, ठीक है, इंडक्शन न्यूरल अवस्था में हो ही नहीं सकता है। सो सिंपल सी एक चीज़ जो यहाँ से हमें पता चल रही है वो ये कि अर्ली गैस्ट्रुला और मिड गैस्ट्रुला अवस्थाओं में प्रेरण सबसे ज़्यादा होता है। तो इस अवस्था में अगर हम बाहर से भी कोई सेल ले आए, ठीक है, जो प्रेरित कर सकता है, जो आगे जाकर स्ट्रक्चर्स को बना सकता है, तो उस अवस्था में प्रेरण इजीली होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन होगा तो सबसे ज़्यादा इंडक्शन होगा और चीज़ें बन सकती है, आगे जाके डिफ्रेंसिएशन या विभेदन इजीली हो सकता है। राइट, क्लियर है ये वाली बात। नाउ अब दूसरी चीज़, ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि किस अवस्था में प्रेरण जल्दी वर्क कर सकता है या जल्दी बोल सकते हो फास्ट वर्क करेगा, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़, जब हम ब्लास्टुला की बात कर रहे हैं, ठीक है, देखेंगे ठीक है। ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है, तो ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला में हम जब देखते हैं तो एक ब्लास्टोपोर रहता है, ठीक है, ब्लास्टोपोर होता है। अब ब्लास्टोपोर को अगर हम देखें तो ब्लास्टोपोर के डॉर्सल लिप वाले पोर्शन में, ठीक है, ब्लास्टोपोर का एक टिश्यू है डॉर्सल लिप। इस डॉर्सल लिप वाले भाग को अगर निकाला जाए ग्रोइंग स्टेज में, ठीक है, इस तरह का कुछ गैस्ट्रुला होता है और यहाँ पे इस अवस्था में अगर मैं बोलूँ कि डॉर्सल लिप वाला भाग निकाला जाए, डॉर्सल लिप वाले भाग को निकाला जा रहा है और दूसरी चीज़ निकालने के बाद इस भाग को किसी दूसरी जगह पे इम्प्लांट किया जा रहा है। तो पहली बात तो अगर किसी में डॉर्सल लिप भाग नहीं होगा तो आगे जाके डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में, ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, ये प्राथमिक संगठक है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की तरह काम करेगा और प्राथमिक संगठक है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है, तो ये एक बेसिस है, ये एक आधार है आगे जाके चीज़ों को संगठित करने का, आगे जाके जितने भी ऑर्गन्स बनेंगे उनको संगठित करके ऑर्गेनाइज करने का एक बेसिस ये रहता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। नाउ क्योंकि मैंने अगर एक ग्रोइंग में इस तरह से बना दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया, तो मैं क्या देखूँगी नेक्स्ट स्टेज में कि स्ट्रक्चर्स दो बार बन सकते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी प्रेजेंट था इसमें प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और दूसरा और दे दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रक्चर्स दो बार बनने के चांसेस हैं। बट जब मैं इसे अर्ली गैस्ट्रुला में दूंगी या फिर इसे मैं मिड गैस्ट्रुला में दूंगी तभी ये चेंजेस होंगे, अदरवाइज बाद में चाहे कितना ही प्रेरित कर दो इस भ्रूण को, ये प्रेरित नहीं होगा, ना ये इंड्यूस होगा, ना ये इंड्यूस होकर आगे की चीज़ें परफॉर्म करेगा, ना ये इंडक्शन करेगा। अब लुफ्ट्रॉप नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई। लुफ्ट्रॉप ने कॉम्पिटेंस को
3 भागों में बताया, 3 स्टेजेस में बताया कि 3 अवस्थाओं में कॉम्पिटेंस होता है। एक स्टेज उन्होंने बताई प्री कॉम्पिटेंस अवस्था या प्री कॉम्पिटेंस स्टेज, ठीक है। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई कॉम्पिटेंस अवस्था। तीसरी अवस्था जो उन्होंने बताई वो थी पोस्ट कॉम्पिटेंस अवस्था। ठीक बात है। अब जनरली देखेंगे कि प्री कॉम्पिटेंस अवस्था को बोल रहे हैं, तो प्री कॉम्पिटेंस अवस्था वो अवस्था है जो कॉम्पिटेंस से पहले हो रही है, यानी कि सामर्थ्य से पहले जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम बोलेंगे प्री कॉम्पिटेंस स्टेज। प्री कॉम्पिटेंस स्टेज किससे पहले होगी? इससे पहले। यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर कॉम्पिटेंस स्टेज, सपोज बोल रही हूँ मैं, कॉम्पिटेंस स्टेज वो स्टेज जहाँ पे सामर्थ्य की पूर्ण क्षमता है, ठीक है, जहाँ पे पूर्ण क्षमता है भ्रूण में कि वो आगे जाकर प्रेरित हो सकता है, प्रेरित हो सकने की क्षमता पूर्ण है, कंप्लीट है, हाईएस्ट लेवल पर है। तो जब हाईएस्ट लेवल पर भ्रूण प्रेरित हो सकता है तो उस स्टेज को कॉम्पिटेंस स्टेज बोलेंगे। और कॉम्पिटेंस स्टेज कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला में भी कौन सी हो जाएगी? अर्ली और मिड गैस्ट्रुला वाली स्टेजेस कॉम्पिटेंस स्टेज कहलाएंगी, ठीक है। यानी कि एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे हाईएस्ट कॉम्पिटेंस रेट देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा प्रेरित होने की क्षमता इसी अवस्था में मिलेगी। प्री कॉम्पिटेंस इससे पहले की, पोस्ट कॉम्पिटेंस इससे बाद की अवस्था हो जाएगी, यानी कि पूर्व सामर्थ्य वाली अवस्था ये हो जाएगी पश्च सामर्थ्य वाली अवस्था। सीधी सी बात है, पूर्व सामर्थ्य वाली अवस्था में क्या होगा? सामर्थ्य के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, यानी कि अर्ली गैस्ट्रुला से पहले ब्लास्टुला है, मोर्यूला है, ये अवस्थाएं होंगी। और यहाँ पर सामर्थ्य के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, यानी कि विभेदन किया जा रहा है। विभेदन बाद में होगा, लेकिन विभेदन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। तो विभेदन के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या बोलोगे? प्रोटीन्स का निर्माण हो रहा है, ठीक है। विभेदन हो सके इसलिए कैविटी बन रही है, एक गुहा बन रही है, ठीक है, ताकि मूवमेंट हो सके आगे जाकर। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स बोलते हैं कि सेल्स का मूवमेंट हो रहा है, तभी 3 लेयर्स बन पा रही। गैस्ट्रुला में भाई 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये तो अर्ली है और ये है मिड, बीच वाली मध्य अवस्था। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रिपरेशंस होती हैं। पूर्व सामर्थ्य अवस्था है, यहाँ पे सामर्थ्य देखने को नहीं मिलेगा, ज़ीरो सामर्थ्य है, ज़ीरो कैपेसिटी है, बट प्रिपरेशंस चल रही है, ठीक है। सामर्थ्य के लिए प्रिपेयर हो रही है सेल, सेल प्रिपेयर हो रहा है। तो ब्लास्टुला में डिविजन्स हो रहे हैं, ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, कैविटी बन रही है। नेक्स्ट बात करोगे आप पोस्ट कॉम्पिटेंस स्टेज की या पश्च सामर्थ्य अवस्था की बात करते हो। तो पोस्ट कॉम्पिटेंस स्टेज या पश्च सामर्थ्य अवस्था वो अवस्था है जिसके अंदर सामर्थ्य के बाद की चीज़ें देखी जाएंगी। जैसे हम बोलेंगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल न्यूरुला अवस्था अपन ने देखी, ठीक है। न्यूरुला अवस्था जब हमने देखी तो न्यूरुला अवस्था में, न्यूरुला स्टेज में क्या देखा हमने कि कॉम्पिटेंस या सामर्थ्य जो हो रहा है उसके बाद की अवस्था है। और यहाँ पे सामर्थ्य हमें बिल्कुल इतना सा मिलेगा, यानी कि धीरे धीरे सामर्थ्य की कैपेसिटी कम हो रही है। अब इस अवस्था में आप कितना भी इंडक्शन दे दो, कितना भी प्रेरण दे दो भ्रूण को, अब ये आगे जाके प्रेरित नहीं हो सकता, बिकॉज सेल्स जो हैं, कोशिकाएं जो हैं वो ऑलरेडी विभेदित हो चुकी है, उनमें विभेदन हो चुका है, वो डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं। और जब वो डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं, वो विभेदित हो चुकी हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे कॉम्पिटेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कितने भी प्रेरण दे दो, बन चुका जो बन चुका, अब आगे कोई चेंज नहीं हो सकता। लेस, बहुत कम सामर्थ्य की अवस्था या सामर्थ्य देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चीज़ें हो चुकी है, ऑलरेडी हमने देख लिया सामर्थ्य। अब क्या होगा? अब क्या बना के क्या कर देंगे, बिकॉज सब चीज़ें बन चुकी हैं। तो इस तरह से लुफ्ट्रॉप ने 3 स्टेजेस बताई थी कॉम्पिटेंस की। प्री कॉम्पिटेंस स्टेज ऑफ सेल, किसी भी कोशिका की पहली
कॉम्पिटेंस से पहले की अवस्था, कॉम्पिटेंस वाली अवस्था और कॉम्पिटेंस के बाद वाली अवस्था, कॉम्पिटेंस के बाद भी देखने को मिल सकता है। और ये ल्यूफ्ट्रॉप ने कब दिया था? 1974 में ये चीज़ें स्पेसिफाई की थी। अब बात कर लेते हैं हम एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हो, कैरेक्टर्स बोल सकते हो, सामर्थ्य के क्या क्या कैरेक्टर्स या क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे हम पहचान सकते हैं सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, तो कंडीशंस बोल सकते हो या फिर प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हो। तो देखेंगे सबसे पहले कंडीशंस बोलो या फिर प्रॉपर्टीज़ बोलो या फिर कैरेक्टर्स। ठीक है, एक ही बात है, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए इसके अंदर। तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली चीज़ जो सामर्थ्य में होनी चाहिए वो सेल स्पेसिफिसिटी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो कॉम्पिटेंस में होनी चाहिए, सामर्थ्य में होनी चाहिए, वो है स्टेज स्पेसिफिसिटी। और तीसरी चीज़ जो सामर्थ्य में होनी चाहिए वो है स्पीशीज़ स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी सामर्थ्य में। अब देखोगे स्टेज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस बोल रहे हो अगर आप, ठीक है, या सेल स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस बोल रहे हो या स्पीशीज स्पेसिफिक बोल रहे हो, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक्चुअल में इनमें क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है सेल स्पेसिफिसिटी, यानी कि सामर्थ्य जो है वो सेल स्पेसिफिक होना चाहिए। हमेशा एक निश्चित सेल में ही सामर्थ्य होता है कि वो आगे जाकर किसी और सेल को बना सके। यानी कि अगर मैं बोलूँ सेल स्पेसिफिसिटी की, अगर मैं कोशिका की बात कर रही हूँ, तो एक निश्चित कोशिका ही होती है जो आगे जाकर डिवाइड कर पाती है या आगे जाके सेल्स को बना पाती है। या हम एक और चीज़ इसमें बोल सकते हैं कि एक निश्चित कोशिका, एक निश्चित सेल, स्पेसिफिक सेल, विशिष्ट सेल ही होगा जो प्रेरण ग्रहण करेगा, जो इंडक्शन ग्रहण करेगा। ठीक है, अगर मैंने बोला कि डॉर्सल लिप इंडक्टर है, तो इंडक्टर है तो सारे सेल्स अगर इसका प्रेरण लेने लग गए तो सारे सेल्स उसी का फंक्शन मानेंगे, उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट, सारे सेल्स विभेदित हो जाएंगे, सारे सेल्स एक जैसे हो जाएंगे। तो हम बोल रहे हैं कि सेल स्पेसिफिक यानी कि एक ही सेल होगा जो इसका प्रेरण लेगा, दूसरा सेल किसी और चीज़ का प्रेरण लेगा, किसी और तरफ से किसी और टिश्यूज का प्रेरण लेगा, इंडक्शन लेगा। तो यहाँ पर सेल स्पेसिफिक होना चाहिए। सेल स्पेसिफिक होगा तो एक ही तरह का प्रेरण लेगा और एक ही तरह का प्रेरण लेके उसी तरह से विभेदित होगा, उसी तरह से डिफरेंशिएट होगा। स्पेसिफिक नहीं हुआ तो सारे सेल्स लेने लग जाएंगे प्रेरण और पता नहीं क्या बन जाएगा, सारे एक जैसे भी बन सकते हैं। ठीक है, स्टेज स्पेसिफिक यानी कि एक स्टेज में ही प्रेरण ले सकता है, इससे आगे, इससे पहले, इससे बाद में कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात, वो स्टेज गैस्ट्रोला ही है। गैस्ट्रोला की भी पूर्व मध्य अवस्था, स्टेज में ही प्रेरण लिया जाएगा, दूसरी जगह पर प्रेरण नहीं लिया जाएगा। अगर हम न्यूरुला में चले गए और न्यूरुला में जाके प्रेरण दे रहे हैं तो कॉम्पिटेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रेरण क्षमता है ही नहीं उसमें, और प्रेरण क्षमता नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्टेज स्पेसिफिक है, किसी एक अवस्था में ही प्रेरण मिलेगा। ये एक प्रॉपर्टी है या कैरेक्टर है। थर्ड है स्पीशीज स्पेसिफिसिटी। ऐसा नहीं है कि हमने स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए, जाति विशिष्ट होना चाहिए प्रेरण, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हमने चिक डेवलपमेंट में पढ़ा था हैंसन्स नोट। ठीक है, ऊपर वाली जो नोट थी उसको हमने पढ़ा था हैंसन्स नोट, और उस पार्ट से हैंसन्स नोट एक तरह से क्या है, इंडक्टर है, प्रेरक है, इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा, प्रेरित करेगा, तो ये सेल्स बना सकता है, आगे के स्ट्रक्चर्स को बना सकता है।
तो ऐसा नहीं है कि चिक का भ्रूण है और हम चिक के भ्रूण के इस पार्ट को निकाल के ह्यूमन के भ्रूण में डाल रहे हैं, ह्यूमन के एम्ब्रियो में डाल रहे हैं और फिर भी ठीक है, डालने के बाद स्टेज सही है, सेल सही है, लेकिन प्रेरित कर पाएगा क्या? क्योंकि स्पीशीज स्पेसिफिक है। इसमें ये हेंसन्स नोड ह्यूमंस में बना के क्या करेगा? ह्यूमंस में कहाँ जरूरत है हेंसन्स नोड की? ह्यूमंस में हेंसन नोड बनती है क्या? नहीं बनती। ठीक है, तो स्पीशीज स्पेसिफिक भी होता है ये, यानी कि सेम स्पीशीज के ही चिक का है तो चिक में ही अगर हम इम्प्लांट करेंगे इसे तो प्रेरित कर पाएगा, आगे के स्ट्रक्चर्स को बना पाएगा वो। ठीक है, तो 3 टाइप से हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। एक सेल स्पेसिफिसिटी, कोशिका, एक पर्टिकुलर, एक निश्चित सेल, एक विशिष्ट सेल ही प्रेरित हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी स्टेज स्पेसिफिक, एक निश्चित, एक विशिष्ट अवस्था में ही प्रेरित होगा। और तीसरा है स्पीशीज स्पेसिफिसिटी, यानी कि एक जाति विशिष्ट के लिए ही प्रेरण होगा, दूसरी जातियां जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते हम। ऐसा नहीं हमने किसी और स्पीशीज़ का कुछ पार्ट लिया और किसी और स्पीशीज़ में डाल दिया फिर भी डिफ्रेंसिएशन विभेदन उसके अकॉर्डिंग हो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, या ऐसा होगा ही नहीं, या सेल रिसेप्ट ही नहीं कर पाएगा, दूसरी स्पीशीज़ के सेल को ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें मिलेगी। इसके आगे का पार्ट जो एक्सपेरिमेंट्स वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड इसके आगे का जो भी वेडिंगटन ने एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, सेम हेंसन्स नोड का भी एक एक्सपेरिमेंट है, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।